हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। देखिए ग्रुप डी की जो साइंस की सीरीज़ है हमारी, उसमें हम लोग एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स को कवर कर रहे हैं। उसी सीरीज में ये क्लास टेंथ का 9 चैप्टर प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे हर साल एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न ये 100% कन्फर्म होता है आपका। तो आप अगर एक बार एनसीईआरटी से गो थ्रू हो जाएंगे, उसके बाद जब चीज़ों को आप पढ़ेंगे ना, तो आपको ये पता होगा कि एक्चुअली में मुझे पढ़ना क्या है। और यहाँ से हर एक लाइन में आपको क्वेश्चन जो है बनेगा। तो हम लोग हाईलाइटेड हो करके सब कुछ पढ़ेंगे। जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी वो मैं बताता जाऊँगा आपको कि ये चीज़ आप नोट करिए और उसको पढ़िए। ठीक है। इससे आपके जो भी इस चैप्टर से सवाल आएंगे वो आप सब लोग जो है वो सही करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रकाश चैप्टर का नाम है, लाइट से आता है ये आपका चैप्टर। और परावर्तन तथा अपवर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन इंग्लिश में कहते हैं और रिफ्रैक्शन। ठीक है। तो दो चीज़ इसका हमको पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। देखो प्रकाश के क्या बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। और आप लीमन लैंग्वेज में क्या कहते हैं कि प्रकाश हमको कुछ भी देखने में समर्थ बनाती है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग अब प्रकाश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए जैसे इसमें क्या लिखा है, किसी अंधेरे कमरे में हम कुछ भी देखने में अगर असमर्थ हैं, कमरे को प्रकाशित करने पर चीज़ें दिखलाई देने लगती हैं। वह क्या है जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है। दिन के समय सूर्य का प्रकाश वस्तुओं को देखने में सहायक करता है, जबकि रात में आप नहीं देख पाते हैं। तारों का टिमटिमाना क्या होता है, इंद्रधनुष के सुंदर रंग कैसे बनते हैं, किसी माध्यम में प्रकाश का मोड़ना क्या होता है, इन सारे गुणों का प्रकाश में इसमें जो है वो अध्ययन करेंगे। आपको बता दें कि जो प्रकाश होता है, लाइट होती है, ये एक सीधी रेखा में जो है वो गति करती है। ठीक है। सीधी रेखा में, इसको इंग्लिश में कहते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। ये हमेशा सीधी रेखा में गति करती है। अगर इसके बीच में आप कोई अवरोध ले आएंगे तो ये वहाँ से मुड़ जाती है। ठीक है। या तो उसको पार नहीं कर पाएगी। तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में, लेकिन कुछ गुणों से ये भी पता चला कि प्रकाश जो है वो एक मान लीजिए किरण, आप इसको कह रहे हैं अगर सीधी रेखा में चलती है तो इसको प्रकाश की किरण कह दिए, लेकिन ये कहीं कहीं जो है वो तरंग का भी बिहेव करती है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, विवर्तन किसे कहते हैं। जब प्रकाश किसी तीक्ष्ण किनारे से, यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने के बजाय इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। इस प्रभाव को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। तो अगर लीमन लैंग्वेज में कहें तो विवर्तन किसे कहते हैं कि जब प्रकाश किसी, जैसे मान लीजिए कि एक पत्ती है, आम की पत्ती है, उसके किनारों से जब प्रकाश मुड़ता है तो उसको हम विवर्तन कहते हैं। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्ट इससे डेफिनेशन पूछा जा सकता है आपको। अब देखो प्रकाशिकी जिसमें सरल रेखीय व्यवहार के आधार पर किरणों का उपयोग करते हैं असफल होने लगती, मतलब इसका जो है व्याख्या वो नहीं कर सकती अगर हम प्रकाश को एक किरण के रूप में माने, ये यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। तो विवर्तन जैसी परिघटनाओं की व्याख्या करने के लिए प्रकाश को तरंग के रूप में माना जाता है, जिसका विस्तृत अध्ययन आप उच्च क्लास में पढ़ेंगे, तो उसमें आपको ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। प्रकाश की द्रव्य के साथ अन्योन्क्रिया के विवेचन में प्रकाश का तरंग सिद्धांत पर्याप्त है तथा प्रकाश प्रायः कणों के प्रवाह की भांति व्यवहार करता है। प्रकाश की सही प्रकृति के बारे में यही उलझन वर्षों तक चलती है, जब तक कि प्रकाश की आधुनिक क्वांटम सिद्धांत नहीं आया। तो क्वांटम सिद्धांत ये पुष्टि करता है कि जो प्रकाश है, अब क्वांटम सिद्धांत क्या है मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि प्रकाश क्या है। क्वांटा जिसको कहते हैं, छोटे छोटे पैकेटों के रूप में चलता है। छोटे छोटे पैकेट क्या होते हैं, एनर्जी पैकेट, जिसको हम ऊर्जा के पैकेट के रूप में जानते हैं, उनके रूप में चलता है, जिसकी ऊर्जा होती है E=h²। अब ये जिस भी चीज़ पे गिरता है, जैसे मान लीजिए कि आपके गांव में एल्वेस्टर लगा है स्टील का, एल्युमिनियम का, तो उस पर अगर ये गिरता है तो अपनी पूरी ऊर्जा उसको दे देता है। ठीक है। तो ये चीज़ क्वांटम सिद्धांत था, इससे इसके तरंग की भी जो है पुष्टि हुई। अब हम इस अध्याय में क्या क्या पढ़ेंगे, परावर्तन पढ़ेंगे, अपवर्तन की घटनाएं पढ़ेंगे, प्रकाश के सरल रेखीय गमन का उपयोग करके पढ़ेंगे, तरंग प्रकृति को हम नहीं पढ़ेंगे इसमें। ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या था कि आपको ये समझ लेना चाहिए कि विवर्तन क्या होता है और प्रकाश सरल रेखा में गति करता है, ये भी आप जान लीजिए, जिसको प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश की स्पीड जो होती है वायु में c=3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ये आप एक चीज़ और याद कर लीजिए। ठीक है भाई। अब और प्रकाश कितने समय में जो है वो पृथ्वी पर आता है, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। इसी को अगर हम लाख में बदलें तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से प्रकाश चलता है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है। अब आगे चलते हैं, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। इसमें देखो क्या कह रहा है, उच्च कोट की पॉलिश किया हुआ पृष्ठ
जैसे कि दर्पण, शीशा अपने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देता है। आप परावर्तन के नियमों से पहले ही परिचित। आइए देखो क्या कहना चाह रहा है। जैसे आप कोई दर्पण लो, कोई शीशा लो, इसके पीछे आप पॉलिश कर दो, ठीक है। आपने यहाँ पे कर दिया पॉलिश। अब पॉलिश जब आप कर देंगे तो इस पर जब आप कोई प्रकाश डालेंगे तो ये जितना प्रकाश इस पर गिरेगा उसको सबको क्या कर देगा, वो परावर्तित कर देगा। ये मान लीजिए आपकी आपतित किरण है, इंसिडेंट रे है, या आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, तो ये हो गया आपका अभिलंब हो गया, ठीक है। अब परावर्तन का नियम क्या कहता है, ये दोनों नियम आप नोट कर लीजिए और याद भी होने चाहिए कि जो आपतन कोण है, देखो ये जो कोण हम मेजर करते हैं इस अविलंब से मेजर करते हैं। तो ये आपतित किरण अगर यहाँ गिरी, अब कलर चेंज कर लेते हैं पेंसिल का। जब आपतित किरण यहाँ पे गिरी तो ये अविलंब के साथ क्या कोण बना रही है, इसको हम बोलते हैं आई। क्या कोण बोलते हैं, आई बोलते हैं। अब आई जो है, और ये हो गया आपका रिफ्लेक्टेड एंगल आर। तो ये क्या कह रहा है कि जो आई होता है, एंगल आई होता है, ये एंगल आर के बराबर होता है। मतलब जो आपतन कोण है और परावर्तन कोण है, ये दोनों बराबर होते हैं। तो ये पहला नियम है, इसको आप याद रखिएगा, परावर्तन का पहला नियम। दूसरा क्या कह रहा है कि ये जो आपतित किरण है यहाँ वाली, ये परावर्तित किरण है, और ये जो अभिलंब है, ये सभी एक ही तल में होते हैं। तो ये सभी कहाँ हैं, एक ही तल में होते हैं। ये दो नियम है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। अब परावर्तन के ये नियम गोलीय पृष्ठों सहित सभी परावर्तक पृष्ठों के लिए लागू होते हैं। आप समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने से परिचित हैं। समतल दर्पण, आप अपना फेस देखते हैं रोज शीशे में, तो वो समतल दर्पण है। अब समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब सदैव, ये आप कॉपी में लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, रट लीजिए। जो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है, इसको याद रखिएगा। प्रतिबिंब का साइज बिंब मतलब वस्तु के साइज के बराबर होता है, ये भी याद रखिएगा। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने बिंब यानी वस्तु रखा होता है। इसके अतिरिक्त प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। यदि परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ये सब सारी चीज़। तो मेरा कहने का मतलब इतना आप एकदम रट लीजिए कि आभासी तथा सीधा होता है, वस्तु के साइज के बराबर होता है जितना बनेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना चाहिए। इसके उपयोग भी कुछ आप लिखिएगा, समतल दर्पण का क्या क्या उपयोग होता है, ये चीज़ भी आपको आना चाहिए। जैसे कलाइडोस्कोप बनाया जाता है इससे, ठीक है। कलाइडोस्कोप, पेरिस्कोप बनाया जाता है इससे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। गोलीय दर्पण क्या होता है, जैसे मान लो कोई आपने कांच का मतलब लिया, ठीक है, जो गोले के आकार का था। अब इसमें से आपने इसको गोले को बीच से काट दिया, तो इसमें दो दर्पण प्राप्त होते हैं। एक तो जो अंदर वाली अगर आपने बाहर की सरफेस को पॉलिश कर दिया, ये मान लीजिए बाहर की सरफेस को आपने पॉलिश कर दिया, तो अंदर वाली सरफेस से जो है वो परावर्तन होगा। और अगर आपने इसके बाहर वाली को छोड़ के अंदर वाली को पॉलिश कर दिया तो इसके बाहर, तो दो तरीके के गोलीय दर्पण हमको प्राप्त होते हैं। एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण क्या होता है, जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले की केंद्र की ओर वक्रित होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण करते हैं। मतलब ये जहाँ पे अंदर से परावर्तन होता है। और वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होता है उसे उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं, और अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिए। अब देखो हम आगे बात करते हैं, जो चीज़ इंपॉर्टेंट वही हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है कि दर्पण का ध्रुव क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है, फोकस क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो देखो अब इसको हम ये सारी चीज़ें पढ़ने से अच्छा है कि हम इसके डायरेक्ट डायग्राम पे आएँ और आपको हम बताते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखो होता क्या है, जैसे आप मान लीजिए कि ये दर्पण है। अब इस दर्पण को जहाँ से आपने काटा था, जिस गोले से काटा था, उस गोले का कहीं ना कहीं केंद्र होगा। तो अगर आपने इसको बीच से काटा, ये अवतल दर्पण आपने बनाया इस वाली सरफेस को पॉलिश करके, तो जो इस गोले का दर्पण का मतलब पूरे गोले का केंद्र होगा वही इस दर्पण का केंद्र होगा। मतलब ये अवतल दर्पण अगर है तो इसका केंद्र क्या होगा, इस गोले को आप बढ़ाते जाएंगे तो ये जो केंद्र बनेगा, इसका जो केंद्र होगा वही इसका केंद्र होगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका वक्रता केंद्र। तो आपको वक्रता केंद्र समझ में आया। वक्रता केंद्र क्या होता है कि ये जो हम दर्पण लिए हैं, ये दर्पण जिस गोलीय दर्पण का भाग है उस गोले का कोई ना कोई केंद्र होगा, उसी केंद्र को
इस दर्पण के लिए हम वक्रता केंद्र कहेंगे। ठीक है, अब ये P क्या है, ये है ध्रुव, इसको हम कहते हैं लेंस का दर्पण का ध्रुव, मतलब इसका जो ये मान लीजिए दर्पण है, इसका जो मिडिल पॉइंट होगा इसको हम कहेंगे ध्रुव। अब क्या होता है, इस केंद्र और ध्रुव से जो रेखा जाती है उसे हम कहते हैं मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। ठीक है भाई, इतनी चीज आप समझ गए, आप वक्रता केंद्र समझ गए, ध्रुव समझ गए। अब देखो क्या होता है, जब यहाँ से मान लो कोई सोर्स है, कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से प्रकाश जा रहा है और इस सतह पर ये क्या हो रहा है, टकराने के बाद परावर्तित होता है, तो ये किसी एक बिंदु पर मिलता हुआ दिखाई देगा। ये अवतल दर्पण की हम बात कर रहे हैं, तो इसी बिंदु को हम क्या कहेंगे, इसका फोकस पॉइंट कहेंगे। क्या कहेंगे, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस या फोकस हम कहेंगे। ठीक है भाई, तो फोकस पॉइंट क्या होता है, जहाँ पे परावर्तन के पश्चात किरणें मिलती हैं वहाँ पे हम क्या कहते हैं, उसे फोकस। अब उत्तल दर्पण के बारे में जरा बात करते हैं। उत्तल दर्पण में भी वही होता है कि ये मान लो इसकी हमने क्या किया, अंदर वाली सतह को पेंट किया, तो बाहर की सतह से क्या होता है, परावर्तन होता है। अब इसमें क्या है कि ये जो है इसके ये भी किसी गोले का भाग होगा, तो इसका जो केंद्र होगा वही इसका भी वक्रता केंद्र होगा। और वक्रता केंद्र है तो केंद्र से हम जानते हैं कि जो मतलब इसको मिलाने वाली रेखा ये आर होती है, जबकि वक्रता त्रिज्या होती है। अब वक्रता त्रिज्या में इसमें क्या होता है कि इसमें प्रतीत होती है आभासी, जैसे क्या है लिखा है, उत्तल दर्पण द्वारा मुख्य अक्ष के समांतर किरणें किस प्रकार परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, यह बिंदु उत्तल दर्पण का मुख्य कोण। तो यहाँ से देखोगे कि देखो जब यहाँ से किरणें जा रही हैं तो यहाँ से ये वापस हो रही है, लेकिन इसी किरणें यहाँ से ये वापस होती हुई इस पॉइंट पर दिखाई देंगी। इसे इसका हम कहेंगे फोकस दूरी कहते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। वैसे ही यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती थी उसको भी हम फोकस कहते हैं। ठीक है, अब बाकी और चीज़ें आपको जानने की जरूरत नहीं है। अब एक चीज़ आप जानिए, जो क्या होता है, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच में क्या संबंध होता है, ये आप याद रख लीजिएगा। जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी के 2 गुने के बराबर। फोकस दूरी आपको समझ में आया कि जो ये ध्रुव है और ये फोकस, यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी इसे हम एफ कहते हैं, स्मॉल एफ यानी फोकस कहते हैं। ये आप याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से अगर आप निकालेंगे तो एफ = r/2। फोकस क्या होता है, रेडियस का हाफ होता है। इसको आप याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन बनेंगे, इसको नोट कर लीजिएगा। अब गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना, इसमें देखो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन आपको इसमें रटना है क्योंकि आपको आगे पीएचडी नहीं करना है, तो इसमें बहुत छोटी छोटी। अब देखो अवतल दर्पण द्वारा बिंब, इनको रट लीजिए, ये सारी स्थिति आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है कि अवतल दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु अनंत पर स्थित है तो उसकी फोकस एफ पर बनेगा प्रतिबिंब, और साइज कैसा होगा, अत्यधिक छोटा बिंदु साइज, और कैसा बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा। तो एक चीज़ आप याद रखिए कि जो अवतल दर्पण है वहाँ जब तक फोकस पर आप नहीं आएंगे, मतलब मुख्य फोकस और जो ध्रुव है उस पे ही क्या होता है, एक आभासी तथा सीधा होता है। यहाँ पे तो प्रतिबिंब प्राप्ति नहीं हो रहा है। बाकी सब स्थिति में क्या है, फोकस, मुख्य फोकस से पहले की सारी स्थिति में जो प्रतिबिंब की प्रकृति है वो वास्तविक एवं उल्टा है। इसको तो आपको रटना ही रटना है, लेकिन थोड़ा दिमाग के, अनंत पर रहेगा तो वास्तविक एवं उल्टा, और हमेशा छोटा बन रहा है। देखिए अत्यधिक छोटा जब अनंत पर है, सी से परे, सी मतलब वक्रता केंद्र से परे, तो ये फोकस तथा सी के बीच में, वक्रता केंद्र के बीच में छोटा साइज बनेगा। और अगर सी वक्रता केंद्र पर है तो ये समान साइज का बनता है, ये भी याद रखिएगा। और सी तथा एफ के बीच में है तो विवर्धित बड़ा बनेगा। तो दो स्थिति में बड़ा बनता है, जब सी तथा एफ के बीच में और पी तथा एफ, सी क्या है वक्रता केंद्र और एफ क्या है मुख्य फोकस के बीच में। तो इसको एकदम रट लीजिएगा। डायरेक्ट सवाल पूछेगा कि जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के मतलब वक्रता केंद्र पर रखी गई है तो उसके प्रतिबिंब का साइज क्या होगा या उसकी प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, ये आप याद रखिएगा। इसको रटना ही रटना है आपको। इसी को आप यहाँ से देखेंगे तो इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, देखना चाहें तो देख लीजिए। ठीक है, आप आगे हम बात करते हैं। इसी तरीके से आप उत्तल दर्पण का भी देख लीजिए। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब देखो अवतल दर्पण के उपयोग इन्होंने दिया है, ये आप याद देख लो। अवतल दर्पण का उपयोग सामान्यतः टॉर्च, सर्च लाइट, वाहन के अग्रदीपों, हेडलाइट में, वाहन की जो हेडलाइट होती है उसके, ठीक है, शक्तिशाली समानांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया है। चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए सेविंग मिरर के रूप में। ये सारी चीज़ें आपको एकदम स्टार बना के लिख लो। टॉर्च, सर्च लाइट, सेविंग मिरर डेंटिस्ट के द्वारा यूज किया जाता है, सौर भट्टी में यूज किया जाता है। तो ये चीज़ एकदम इंपॉर्टेंट है, इसको तो आपको रटना ही रटना है। अब यहीं से क्वेश्चन आता है जो बार बार आता है। इसमें क्वेश्चन ये नहीं कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं, 100% तय है कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा। उत्तल दर्पण द्वारा हम देखते हैं कि क्या है, इसमें देखो दो ही स्थिति होती है।
एक तो अनंत पे है, ठीक है, और एक अनंत से किसी बिंदु के बीच में हमने मान लिया, तो हम जो है वो दो स्थिति ही देखते हैं, इसको आपको देखना है। एक तो अनंत पे है तो वो मुख्य फोकस दर्पण के पीछे बनेगा, अत्यधिक छोटा बिंदु के साइज, आभासी तथा सीधा दोनों में बनता है, तो इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति याद रखिएगा। और दूसरा, जब अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच में कहीं भी रखा हो तो वो छोटा बनेगा और आभासी तथा सीधा बनेगा, तो इसको आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब इसके उपयोग देखिए उत्तल दर्पण के। जब अवतल दर्पण हमने पढ़ा तो वो हेडलाइट के यूज में, अब वाहनों के पश्च दृश्य के मतलब पीछे देखने दर्पणों के रूप में यूज किया, जैसे ठीक है। और ये कहाँ पे लगे, जैसे साइड मिरर जो होता है उसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, जिससे वे सुरक्षित रूप से वाहन। उत्तल दर्पणों को इसलिए भी प्राथमिक क्योंकि ये सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं, यद्यपि वह छोटा होता है, इनका दृष्टि क्षेत्र भी बहुत अधिक है क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होते हैं। अतः समतल दर्पण की तुलना में उत्तल दर्पण ड्राइवर को अपने पीछे लगाने के क्षेत्र को अधिक सामर्थ्य बनाता है, ठीक है। अब देखिए एक ये सवाल है, उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा दीजिए। जब किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं और उसके परावर्तित के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं मुख्य अक्ष के, उसी को हम क्या कहते हैं, फोकस। अब एक ये सवाल है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी प्रकृति क्या होगी ये आपको बताना है। तो देखो आपको पहले ये देखना कि वक्रता त्रिज्या किसकी पॉजिटिव। अब आप समझिए ये अवतल दर्पण है, अगर आपने ये वाला सरफेस प्रिंट किया तो यहाँ से परावर्तन के पश्चात कहाँ मिल रही है, मुख्य ध्रुव के लेफ्ट हैंड साइड। अब इसको आप एक्सिस पे देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड माइनस होता है और राइट हैंड साइड पॉजिटिव होता है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या जो भी होगी वो माइनस में होगी, इसकी वक्रता त्रिज्या होगी वो प्लस में होगी, ठीक है, चिन्ह परिपाटी के हिसाब से। तो मतलब उत्तल दर्पण है ये R, तो ये पॉजिटिव में है। अब F इज इक्वल्स टू हम निकालेंगे तो क्या आएगा, R/2। अभी आपने लिखा था R इज इक्वल्स टू 2F, तो इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। पॉजिटिव माइनस और निगेटिव का ध्यान दीजिए। अब इधर देखिए, चिन्ह परिपाटी आपके लिए समझना बहुत जरूरी, क्योंकि अगर आप चिन्ह परिपाटी नहीं समझेंगे तो फिर आपको कोई भी सवाल इसके सही नहीं कर पाएंगे। अब देखिए ये कोई दर्पण है, चाहे ये मान लीजिए अवतल दर्पण इन्होंने लिया है, तो इसके अक्ष के समान जो भी एक्सिस वाला रूल होता है वही हम लगाएंगे। यहाँ पे क्या होता है, इधर प्लस होता है, इधर माइनस होता है, यही दो चीज़ होता है। मतलब आप इस पे लाइन पे बढ़ेंगे तो पॉजिटिव की तरफ, इस पे बढ़ेंगे तो निगेटिव की तरफ, ऊपर बढ़ेंगे तो पॉजिटिव की तरफ और नीचे बढ़ेंगे तो निगेटिव की, इतना ही समझना है। अब जैसे मान लो अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी गई है तो वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड रखी जाती थी, तो हमेशा क्या करी जाएगी, माइनस की ओर, और दाईं तरफ कोई दूरी होगी तो वो प्लस की तरफ। इसका फोकस भी क्या होगा, माइनस की तरफ होगा, ऊपर नीचे की ओर, ये सब आप चीज़ें ध्यान दीजिए, ये ही बहुत इंपॉर्टेंट है। दर्पण सूत्र तथा आवर्धन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखिएगा। पहले तो दर्पण का फॉर्मूला याद रख लीजिए, 1/v इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, जो यहाँ रखा है। अब इसमें v क्या होता है, v होता है प्रतिबिंब की दूरी, v क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी, u होता है वस्तु की दूरी और f होता है फोकस दूरी। तो ये है, लेकिन जब भी आप सवाल लगाएंगे तो आपको v u को साइन के साथ लेना पड़ेगा, मतलब ये निगेटिव लेना पॉजिटिव लेना, बिना इसके सवाल आपका सही नहीं होगा। आवर्धन क्या होता है, इसमें आवर्धन क्या होता है कि जब कोई वस्तु है, मान लो वो 5 सेंटीमीटर है और उसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर बनता है, तो वो कितनी मैग्नीफाइड हुई, कितनी आवर्धित हुई, इसको दिखाने के लिए हम लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है m इज इक्वल्स टू प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन बिंब यानी वस्तु की ऊंचाई। तो याद रखिएगा, इसका ये भी है, कभी कभी आपसे पूछेगा कि ये तो h डैश मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन h वस्तु की ऊंचाई, और v मतलब अभी आपको बताया था प्रतिबिंब की दूरी, और u मतलब वस्तु की दूरी। तो इसमें भी ये जो है आपसे सवाल पूछ सकता है और रिलेशन भी पूछ सकता है, तो इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। अब देखो, किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण। अब देखो, जैसे ही उत्तल दर्पण आया आपके दिमाग में उत्तल दर्पण की सारी चीज़ें आ जानी चाहिए। इसका वक्रता त्रिज्या इधर होता है, तो मतलब वक्रता त्रिज्या इसका क्या होगा, पॉजिटिव में होगा। 3 सेंटीमीटर यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर, मान लो कोई बस है वो 5 मीटर की दूरी पर है, तो प्रतिबिंब की, अब देखो बस जो होगा वो इसके सामने होगा यहाँ कहीं, तो ये 5 मीटर की दूरी पर, मतलब u इज इक्वल्स टू -5 मीटर, u इज इक्वल्स टू क्या आ गया, -5 मीटर। और क्या बोला है, इसकी वक्रता त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, r इज इक्वल्स टू +3। आप याद रखिएगा, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या पॉजिटिव होती है, उत्तल दर्पण की निगेटिव में लिया जाता है, होती निगेटिव नहीं है। अब मीटर को मीटर में दिया है, अब क्या बात करना है हमको, प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति, मतलब हमको v याद करना है। तो इसके लिए हमें क्या होना चाहिए, v कब आता है, तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u होता है। अब हमको u तो पता है, v निकालना है, लेकिन f नहीं पता, तो f कहाँ से निकाल सकते हैं, r इज इक्वल्स टू क्या होता है 2f, तो यहाँ से हम r इज इक्वल्स टू 2 इंटू f निकाल सकते हैं, तो f इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, r/2
आर क्या है अपना 3/2, तो ये आ जाएगा 1.5 मीटर। ठीक है, तो ये जब निकल गया तो इस फॉर्मूले में रख के आप वी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, साइन के साथ रखिएगा और इसका आवर्धन भी ज्ञात कर सकते हो। इस तरीके के सवाल आप लगाइए, अगर दिक्कत होगी तो आप टेलीग्राम से जुड़िए और टेक्स्ट करिए, हम सारे सवाल आपको बताएंगे। ठीक है, ये फोकस दूरी, इससे सवाल 100% आएगा, मैं लिख के दे रहा हूँ, आप एग्जाम के बाद हमको मिलिएगा तो मैं बताऊँगा आप। अब देखो, परावर्तन से संबंधित चीज़ें आपने देख ली, अब आप अपवर्तन से संबंधित, अभी तक क्या किया आपने, सेम मीडियम में ही काम किया, मतलब समान माध्यम। अब हम माध्यम चेंज करें, जैसे मान लो एक आप क्या है, वायु से कहीं और दूसरी जगह जा रहे हैं। ठीक है, कांच के स्लैब में, मान लीजिए कांच का कोई स्लैब है उसमें जा रहे हैं, तो इसमें तो वायु में थे आप, यहाँ से प्रकाश की किरण अब हम कहाँ भेज रहे हैं, कांच के स्लैब में, या किसी ऑयल वाले उसमें, या कहीं भी आप जा रहे हैं। ठीक है, तो उस स्थिति में क्या होता है, देखो इसमें होता क्या है, हम सीधे सीधे बता रहे हैं। इसकी जो डेफिनेशन होती है, जब कोई प्रकाश जो है, किरण, वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो वो अपने क्या करती है, अपने पथ से क्या करती है, वो डेविएट होती है, या तो वो अविलंब की तरफ आती है, जैसे यहाँ से लाइट आ रही है तो या तो वो इसकी तरफ डेविएट होगी या तो इससे दूर जाएगी। तो दो स्थिति होती है और इसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे मान लो कि आप एक जो है पानी की बाल्टी भरे और उस पानी की बाल्टी में जब आप सिक्का डालते हैं तो वो सिक्का क्या होता है, आपको उठा हुआ दिखता है। ठीक है, तो वो क्यों दिखता है, क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन के कारण। बहुत सारे इसके उदाहरण भी हैं जो हम आगे देखेंगे, हम जो इंपॉर्टेंट है उसको देखते हैं। यहाँ कांच के अपवर्तन से स्लैब से इन्होंने लिया है, देखो इसमें हो रहा है, यहाँ से एक आपतित किरण आ रही है और ये अविलंब है, अविलंब मैंने बताया था आपको, ये क्या है, आपतन कोण हो गया। और जब ये अपवर्तन के पश्चात क्या हो रही है, अब कांच में जा रही है तो ये वायु है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। ठीक है, अब ये क्या कर रही है, अपने अविलंब की तरफ आना, इसको आना था इस साइड लेकिन ये आ रही है, झुक जा रही है अपनी तरफ, तो इसीलिए। और फिर जब देखो ये कांच से बाहर निकल रही है तो ये क्या कर रही है, अपने अविलंब से दूर जा रही है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश, इस प्रकाश के इसी गुण को हम क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। अब अपवर्तन का भी नियम देखिए, जैसे आपने परावर्तन के नियम देखे थे, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यम को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक तल पे हैं। देखो आपतन, आपतित किरण, ठीक है, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यम को पृथक करने वाले पृष्ठ के आयतन, ये अभिलंब सब एक ही बिंदु पर है, ये चीज़ है। दूसरा, प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यम के लिए आपतन कोण की साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या दोनों का अनुपात स्थिर, मतलब साइन आई अपॉन साइन आर, ये क्या है, एक कांस्टेंट होता है, ये आप याद रखिएगा, इसको स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। इस मान, स्थिरांक के मान को दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक भी कहते हैं, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। ये क्या है, दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या होता है, विभिन्न माध्यम में प्रकाश के संचरण की अपेक्षित चाल से संबंध। जैसे मान लो क्या होता है कि आप वायु में प्रकाश की चाल देखेंगे तो डिफरेंट है, जल में देखेंगे तो डिफरेंट है, ठीक है, कांच में देखेंगे तो डिफरेंट है। तो हम वायु की प्रकाश को जो विभिन्न माध्यम में चलती है उसको हम, जो वायु प्रकाश जो वायु में चलता है उससे हम जब मतलब कंपेयर करते हैं तो उसको ही हम अपवर्तनांक। जैसे आपको पता है निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, तो डिफरेंट, जैसे N21 मान लीजिए लिखा है, तो इसका मतलब है कि जो आगे लिखा है उसको नीचे लिखेंगे, माध्यम 2 में प्रकाश की चाल और माध्यम 1 में प्रकाश की चाल। तो इससे हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं कि अपवर्तनांक मतलब कितना किस चीज़ में। और इससे एक चीज़ और भी पता चलती है, अगर स्पीड बढ़ रही है, अपवर्तनांक मतलब ज़्यादा हो रहा है किसी माध्यम का, तो उसमें स्पीड कम हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये जो है सापेक्ष निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है, इसका आप याद रखिएगा। वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश, जब भी आपसे निरपेक्ष अपवर्तनांक बोले तो पहले तो आप किससे कंपेयर करेंगे, वायु से करेंगे, और किस में, और जिस माध्यम में जा रहा है उसमें। इसको आप याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, C/V। ठीक है, इससे सवाल पूछे, जैसे देखिए वायु का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.03, बर्फ का अपवर्तनांक 1.31, जल का अपवर्तनांक 1.33, मतलब इसमें प्रकाश की चाल धीमी होती चली जाएगी, मतलब ये डेविएट ज़्यादा होगा, ये समझिए आप। ठीक है, आगे चलते हैं। किसी माध्यम की प्रकाश की अपवर्तित करने की क्षमता को इसका प्रकाशिक घनत्व के द्वारा व्यक्त किया जाता है। प्रकाशिक घनत्व का एक निश्चित संपृक्तार्थ कॉनोटेशन होता है, यह द्रव्यमान घनत्व के समान नहीं। इस अध्याय में विरल माध्यम सघन माध्यम का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें होती हैं।
वायु में गमन करती प्रकाश की किरण जल में तिरछी प्रभावी, क्या प्रकाश किरण अविलंब की ओर झुकेगी? अब देखो, जल में जब वायु में कोई प्रकाश की किरण आ रही है तो ये कैसा माध्यम है? विरल माध्यम, क्योंकि इसका अपवर्तनांक कम है। अब जब ये जल कांच, क्या बोला इसने कि जल में प्रवेश करेगी तो इसका अपवर्तनांक ज़्यादा है, तो ये अविलंब की तरफ झुकेगी, ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, तो इसके सवाल भी करिएगा। गोलीय दर्पण द्वारा अपवर्तनांक आप देख लीजिए, इसमें भी वही सारी चीज़ें हैं। इसमें दो, जैसे मान लीजिए एक गोले को आपने काटा, पहले हमने क्या किया था, कोई गोलीय दर्पण लिया था पूरा, उसको काटा था तो अवतल दर्पण उत्तल दर्पण बनाया था। अब मैंने एक साइड इधर का काटा और एक दूसरा गोला लिया, उसके साइड का इधर का काटा, और इन दोनों को जब मिला दिया तो हमारा बना, क्या बना, ये बना हमारा अवतल दर्पण। अब देखो यहाँ से देखो, दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय लेंस कहलाता है। लेंस किसे कहते हैं? दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय लेंस कहलाता है। इसका अर्थ यह है कि लेंस का कम से कम एक पृष्ठ गोलीय होता है। ऐसे लेंसों में दूसरा पृष्ठ समतल हो, अगर एक गोलीय होगा दूसरा तो उसको समतल या समोत्तल लेंस कहेंगे। किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे हुए दो गोलीय पृष्ठ हो सकते हैं, ऐसे लेंस को द्विउत्तल लेंस। इस वाले बाहर की ओर दो उभरे हुए, तो इसे हम क्या कहते हैं? द्विउत्तल लेंस कहते हैं। इसे केवल उत्तल लेंस भी कहते हैं, या किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, ये सारी चीज़ें। अब देखो, ये आपके लिए एकदम इंपॉर्टेंट है। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें देखो जो भी किरणें आ रही हैं उसको ये क्या कर रहा है? एक तरह एक जगह पे अभिसरित कर रहा है, ठीक है, कन्वर्ज कर रहा है। तो इसलिए याद रखिएगा, अवतल लेंस को हम अभिसारी लेंस भी। इसी प्रकार द्विउत्तल लेंस भी होता है, अगर दोनों जो है वो दबे हुए सिरे हैं, ठीक है, तो उसे हम अवतल लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को हम क्या कहते हैं, ये भी आप याद रखिए, ये अपसरित करते हैं किरणों को। जो काम वहाँ पे उत्तल दर्पण कर रहा था वो यहाँ अवतल लेंस कर रहा है लगभग, लेकिन बहुत डिफरेंस है। फिर भी ये अपसरित कहते हैं, इसलिए अवतल लेंस को हम अपसरित लेंस भी कहते हैं। किसी लेंस में चाहे वह उत्तल हो अवतल, दो गोलीय पृष्ठ होते हैं। इसमें एक पृष्ठ गोले का भाग होता है और एक गोले का भाग होता है। इन गोले के केंद्र को लेंस का वक्र, मतलब एक जो ये वाला पृष्ठ आप ले रहे हैं, ये कहीं ऐसे बढ़ के इसकी वक्रता केंद्र होगा, और इसका कहीं ये दूसरे गोले का भाग होगा, इसका वक्रता केंद्र। तो दो गोले के भाग होते हैं, इसलिए इसके दो वक्रता केंद्र होते हैं, C1 C2। चाहे ये है, जैसे इसका देखिए आप, इसमें क्या है, ये किसी गोले का भाग है तो ये इसका C1 हो गया वक्रता केंद्र, ये भी किसी गोले का भाग है तो इसका C2 हो गया। तो इस तरीके से इसके क्या होते हैं? दो दो वक्रता केंद्र होते हैं, मुख्य अक्ष प्रकाशिक केंद्र सब वही होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं देखो, एक आपने देखा होगा कि जब हम लोग बचपन में लेंस लेते थे और उस लेंस से जब सूरज की रोशनी आती थी उसको एक जगह से अपसरित करते थे, तो उसमें क्या होता था? कागज़ जलने लगता था, या बहुत सारी चीज़ें हम लोग किए हैं। तो क्या है कि कागज़ सुलगने, इसमें देखो इन्होंने क्या, एक उत्तल लेंस को अपने हाथ में पकड़िए, इसे सूर्य की ओर निर्देश कीजिए, सूर्य के प्रकाश को एक कागज़ की शीट पर फोकसित कीजिए, सूर्य का एक तीक्ष्ण चमकदार प्रतिबिंब प्राप्त कीजिए। कागज़ तथा लेंस को कुछ समय के लिए उसी स्थिति में पकड़े रहिए, कागज़ को देखते। तो इस स्थिति में क्या होता था? वही होता था कि जो उत्तल लेंस है वो क्या करता था? प्रकाश की किरण को एक ही जगह फोकस करता था और वो हीट देता रहता था। इसकी वजह से वहाँ जो है वो सुलगने लगता था या जो भी होता था। ठीक है, मुख्य फोकस, ये सारी चीज़ें आप, अब लेंस द्वारा प्रतिबिंब करना ये आपको याद है, इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लीजिएगा। जैसे उसमें था वैसे ही उसमें जो अवतल दर्पण का था वही यहाँ पे उत्तल लेंस का हो गया है। बस थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये चीज़ें आपको रटनी है, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहा हूँ। ठीक है, आगे चल रहे हैं हम लोग। ये आप याद रखिए, लेंस का जो फॉर्मूला होता है, जैसे 1/f = 1/v + 1/u, ये दर्पण का था, तो इसमें 1/f = 1/v - 1/u, ये लेंस का फॉर्मूला होता है। आवर्धन का फॉर्मूला वही होता है और उसमें भी यही चीज़ें होती हैं। बस आप साइन का ध्यान रखिएगा, साइन जो है वो। और एक चीज़ और, ये लेंस की क्षमता क्या होती है? किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसरित करना या अपसरित करना, कि मतलब कितनी डिग्री में कर सकता है, उसको हम उसकी क्षमता कहते हैं। इसको P से डिनोट किया जाता है। P = 1/f होता है, इसका मात्रक डायोप्टर होता है, याद रखिएगा, इसमें पूछता है। अब ये जो P = 1/f होता है, ये इन मीटर होता है। किस में होता है? मीटर में। तो आप याद रखिएगा, सेंटीमीटर में हो तो ये फॉर्मूला चेंज होगा। ठीक है, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक तथा अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, ये भी आप याद रखिएगा। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये था भाई इस चैप्टर का, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब क्या करना है आपको, इसके जितने भी मेन पॉइंट हैं उसको आप पढ़िए। मैं PDF जो है टेलीग्राम पे दे दूंगा। जो चीज़ें नहीं समझ में आती उसको 2-3 बार पढ़िए, और मेन है कि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट का नोट बनाइए। उसके बाद जब आप कहीं से पढ़ेंगे या क्वेश्चन करेंगे तो आप देखिए क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इससे बाहर कहीं नहीं आएगा ग्रुप D में।
ठीक है, इसको पढ़िए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। जितना आप लाइक करेंगे, मोटिवेट करेंगे, उतनी मैं वीडियो एनसीईआरटी पे ला पाऊंगा। चलिए, ऑल द बेस्ट।